आज की वीडियो में हम कवर करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जेनेटिक्स से, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, आपको भी पता है। आज की वीडियो में हमसे जितने चैप्टर्स हो पाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के करेंगे, अदरवाइज हम पार्ट 2 कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, जिसमें हमें पता है एक्सचेंज किसको होता है, ऑक्सीजन और CO2 के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। कहने द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ये सब हमको पता है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आते हैं इस टॉपिक से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि लोअर इन्वर्टिब्राट्स जो होते हैं वो लाइक स्पॉन्जीज, लैंड्रेट्स, फ्लेटवर्म, ये किसके थ्रू करते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिलेगा लोअर इन्वर्टिब्राट्स में, मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू, मतलब स्किन के थ्रू कौन करेंगे, उसके थ्रू करते हैं अर्थवर्म। और दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, फ्रॉग है। तीसरा है इंसेक्ट। इंसेक्ट किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू। गिल्स से कौन करते हैं, गिल्स का ये तो सबको लर्न रहता है कि गिल्स के थ्रू करती हैं फिशेस, पर दूसरा को ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में आएगा मोलस्क और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ये भी गिल्स के थ्रू ही करते हैं। लंग्स का मतलब वही जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो हमें पता है वो कौन करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है एंड मैमल्स है। मतलब आपके एनसीईआरटी में जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं आपको वो पक्के पक्के कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनकर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो हैं। सबसे पहले आता है कंडक्टिंग जोन। दो जोन्स होती है, एक होती है कंडक्टिंग जोन और दूसरी होती है एक्सचेंजिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन वही होती है नॉस से लेकर आप जो ब्रोंकियल तक की जो जोन है ना, नॉस से जो स्टार्ट होकर ब्रोंकियल तक जो एयर जाती है वो क्या है, वो कंडक्टिंग जोन है, नॉर्मल जोन। और वही जो हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स है वहां से लेकर जो एल्वुलाई तक की जोन होती है वो होती है एक्सचेंज, क्योंकि उसमें ही ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा होता है, तो वो एक्सचेंज जोन है। और बची भी कंडक्टिंग। फेरिंग्स का क्या काम है, फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स किसके लिए है, फूड और एयर के लिए। लैरिंक्स को ज्यादा पूछा जाता है, साउंड बॉक्स कहलाता है। और लैरिक्स के ऊपर ही क्या होता है, उसी के ऊपर देखने को मिलता है एपिग्लोटिस, लैरिक्स के ऊपर होता है। नेक्स्ट पूछना है ट्रैकिया क्या है। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइडेड इनटू द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक। कहाँ जाके डिवाइड करती है, फिफ्थ थोरेसिक पे आकर ये डिवाइड कर देती है। वही नॉर्मल क्वेश्चन इसमें है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। ब्रोंकिया का क्या रोल है, ब्रोंकियोस, देन उसके बाद ब्रोंकिया है, देन ब्रोंकियल, उसके बाद एल्वुलाई आती हैं जो क्या करवाती हैं, जो एक्सचेंज का काम करवाती है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक। और जो हमारे लंग्स हैं उसमें कौन सी मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, प्लूरल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। कौन सी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेनस देखने को मिलती है। तो ये डायग्राम क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। लैरिंग्स के ऊपर क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस लगा होता है। ये क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया किसकी बनी होती है, कार्टिलेजियस टिश्यूज की बनी होती है। देन उसके बाद क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं और ये एल्वुलाई होते हैं। एल्वुलाई में क्या देखने को मिलता है, एक्सचेंज देखने को मिलता है। और ये क्या है, ब्रोंकस है। और कहाँ जाकर वो डिवाइड करता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाकर ट्रेकिया डिवाइड करता है। और इन दोनों के बीच की जो मेम्ब्रेन है, जो हमारी रिब केज है और जो हमारे लंग है, इनके बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, जो कि कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनियस होती है। इसमें कौन सा फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं और डायग्राम वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। डायग्राम आप पक्के कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है रेस्पिरेटिव वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से मिलकर बना होता है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इन होती है और एक्सपिरेशन में क्या होता है, CO2 आउट होती है। इतना तो हमें पता है। जिसमें इनरोलमेंट होता है किसका, प्रेशर ग्रेडियंट का बिटवीन द लंग्स एंड एटमोस्फेयर। अगर हम हवा अंदर जा रही है ना, अगर हवा अंदर जा रही है तो साफ सी बात है एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए इनर प्रेशर से। और अगर इनर प्रेशर कम है तो इट मीन्स प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर इनर पल्मोनरी प्रेशर कम है तो इसका मतलब है कि इनर वॉल्यूम क्या है, वो ज्यादा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक पूछा जाता है स्पायरोमीटर के बारे में। स्पायरोमीटर क्या होता है, वही जो टूल यूज कैन द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर विच हेल्प इन क्लिनिकल मेजरमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। स्पायरोमीटर हो गया। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम आप जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं उसकी बात हो रही है। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कि एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से हम 16 बार लेते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6000 से 8000 के आसपास। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 2500 से 300 होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या आता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। जब हम तेजी से सांस लेते हैं, फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, तो नॉर्मल वॉल्यूम के साथ जो हम एडिशनल वॉल्यूम लेते हैं वो इंस्पिरेशन होता है। एक्सपिरेशन फोर्सफुली एक्सपायर करना, जो कि होता है 1000 से 1100 ml।
नेक्स्ट है आरवी। आरवी क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि आप फोर्सफुली अगर एक्सप्रेशन कर भी देते हो तो उसके बाद भी एक रिमेनिंग वॉल्यूम होता है जो लंग्स में रहता है, जो लंग्स में रहता ही है, एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। तो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से लेके 1200 ml तक होता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टीवी प्लस आईआरवी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टीवी प्लस ईआरवी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है जब आप नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हो। नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हो तो बॉडी के अंदर क्या रही? ईआरवी रही और आरवी रही। तो ईआरवी प्लस आरवी होती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वाइटल क्या होती है? और जिसमें ईआरवी भी आ जाएगी, टीवी भी आ जाएगा और आईआरवी, ये तीनों हो जाएंगी, ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आता है? आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, ये सब आ जाती है। अब हम बात करते हैं एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। यहाँ से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे मेन हमारा है ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए इसके लिए। तो ये क्या आपके लंग्स हैं? ये लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स में पूछ रहे हैं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, वो होगी ऑक्सीजन कितनी होती है? 104 mmHg होती है। CO2 कितनी होती है? 40 होती है। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कितनी होती है? वो होती है 159। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कितनी होती है? 159। CO2 कितनी होती है? 0.3 होती है। एल्वियोलाई में कितनी होती है? 104। CO2 होती है 40। अब ये कहाँ गई? पल्मोनरी आर्टरी में गई। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो साफ सी बात है इसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना होगा? वो होगा 40। इसमें 40 होगा और अगर क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो CO2 कितनी होगी? वो होगी 45। उसके बाद कहाँ आए हम? सिस्टमेटिक वेन में आए। सिस्टमेटिक वेन में भी वही है, डीऑक्सीजनेटेड है तो वही लेवल रहेगा, 40 होगा ऑक्सीजन के लिए, 45 होगा CO2 के लिए। अब उसके बाद क्या हो गया? ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 95 होता है और CO2 का कितना होता है? 40 mmHg होता है। पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वही 95 और 40 चलेगा, ठीक है। और आप ये लर्न कर लेना, हो सकता है डायग्राम में पूछ ले ये जो वेन जा रही है, ये जो आर्टरी जा रही है तो कौन सी है, तो आप याद रखना इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ये क्या है? सिस्टेमिक वेन और ये है सिस्टेमिक आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक भी क्या? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, वो है ये वाला डायग्राम। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये डायग्राम किसका है? ए डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ एल्वियोलस विद ए पल्मोनरी कैपिलरी। एल्वियोलस का डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं। एल्वियोलस की बात करते हैं तो एल्वियोलस कितनी वॉल से मिलकर बना होता है? तो ये है एल्वियोलाई की वॉल जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलर वॉल बनी होती है थिन स्क्वैमस एपिथेलियल की। एल्वियोलर वॉल किसकी बनी होती है? थिन स्क्वैमस एपिथेलियल की होती है। और ये क्या है? ब्लड कैपिलरी, जो कि किसकी बनी होती है? ये बनी होती है एंडोथीलियम की, जो कि बनी होती है एंडोथीलियम की। इन दोनों के बीच में होती है एक मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्वेश्चन ये आ सकता है इन दोनों के बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उसका क्या नाम है? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और अगर मैं पूछती हूँ कि जो हमारी एल्वियोलाई कैविटी है वहाँ ऑक्सीजन की का अमाउंट ज्यादा होगा या CO2 का, तो एल्वियोलाई कैविटी है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। और अगर हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन होगा, जो ट्रांसफर होगा गैसेस को, कैसे होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन से CO2 का क्या होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। अब एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो आरबीसी होती है किसमें देखने को मिलती है? तो वो आप देख रहे हो आरबीसी किसमें है? वो देखने को मिल रही है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी जो होती है वो एंडोथीशियम की बनी हुई होती है। चलो इतना मैं पता, डायग्राम भी क्लियर हो गया। 3 वॉल थी, एल्वियोलर वॉल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ब्लड कैपिलरी की वॉल, जिसको हम पल्मोनरी वॉल भी बोल रहे थे, पल्मोनरी कैपिलरी भी बोल रहे थे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ, ये वाला ग्राफ, इसको क्लियर कर लेना। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ग्राफ है। लाइन को भी क्लियर कर लेना। यहाँ पे क्या है? पार्शियल प्रेशर, इसको हॉरिजॉन्टल में क्या लिखा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का ग्राफ है ये। तो अगर ये ग्राफ शिफ्ट होता है किधर? अगर ये शिफ्ट हो जाता है राइट की साइड, अगर ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है तो ये किसके लिए होगा? कैपेबल होगा ये फॉर CO2। तो मतलब CO2 का अमाउंट क्या होगा? प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होगा, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पर ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहीं अगर ये शिफ्ट होता है किधर? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, बाकी का सब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये वाला ग्राफ हमें पता है। और इंपोर्टेंट क्या? हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? आयरन देखने को मिलता है। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल से बाइंड होता है? 4 मॉलिक्यूल से बंधा हुआ होता है। और क्या क्वेश्चन है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो टू फॉर्म में होता है, वहीं जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन का 2 फॉर्म कौन कौन सी होती है? 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू, वहीं बची हुई जो 3% ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व स्टेज ऑफ प्लाज्मा के थ्रू उसका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। 97% होगी आरबीसी के थ्रू, बची हुई 3% प्लाज्मा के थ्रू। अब बात करते हैं हम CO2 की, तो 20 से लेकर 25% CO2 का ट्रांसफर होता है थ्रू आरबीसी। 20 से लेकर 25% आरबीसी के थ्रू, 7% CO2 इज कैरिड बाय प्लाज्मा। और सबसे ज्यादा अमाउंट में जो CO2 का ट्रांसफर होता है वो होता है बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू, बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है 70%। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 70% किसके थ्रू कैरी की जाती है? वो होती है बाइकार्बोनेट HCO3 के थ्रू।
इसकी एक रिएक्शन भी है, बाइकार्बोनेट की रिएक्शन भी है। ये CO2 है, उसने ऑक्सीजन से CO2 है, उसने पानी से रिएक्ट करी और कौन सा एंजाइम यूज किया गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज किया गया। एंजाइम का नाम आ सकता है, कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। जिंक एज अ कोफैक्टर यूज किया जाता है। H2CO3 बना, वो बना कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर से यूज हुआ, जिससे हमारा बन गया SCO3, जो कि जो HCO3 है वो कीमोसेंसिटिव, वो क्या है, कीमोसेंसिटिव है फॉर कीमोसेंसिटिव है किसके लिए, CO2 के लिए और H+ आयन के लिए। और आपको तो पता है कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ होते हैं, पॉन्स में देखने को मिलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो CO2 की हम बात कर रहे हैं। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, RBCs एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म करती है कार्बोनिक और बनाती है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से वो बनाती है बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट के आयन बनाती है, जिससे सबसे ज़्यादा ट्रांसफर होता है किसका, CO2 का। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरी 100 मिलीलीटर और ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर, मतलब हर 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करेगा कितने ऑक्सीजन को, 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को। वहीं एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी CO2 को डिलीवर करता है, वो करता है 4। ऑक्सीजन के लिए 5 मिलीलीटर और CO2 के लिए है 4 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इसमें हमने पढ़े हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हमने पढ़े हैं 3, है ना। इसमें हम 3 का जिक्र करते हैं। सबसे पहले किसका जिक्र करते हैं, सबसे पहले जिक्र करते हैं मेडुला का। मेडुला क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम करता है। तो अगर पूछा जाएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है मेडुला को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम करता है। उसके बाद आता है पोन्स, जो कि न्यूरोटॉक्सिक सेंटर है। पोन्स क्या करता है, CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन पे काम करता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये रिडक्शन करता है इन इंस्पिरेशन में रिडक्शन करता है। मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आफ्टर रेस्पिरेटरी रेट, और ये मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम करता है। 3rd नंबर पर कौन सा आता है, सबसे पहले हमने पढ़ लिया मेडुला। मेडुला क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम कर रहा है। उसके बाद किया था पोन्स रीजन, जो कि न्यूरोटॉक्सिक सेंटर का काम कर रहा है। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को भी क्या कर रहा है, ये रिड्यूस करता है, कौन, पोन्स रीजन। देन 3rd नंबर पे क्या था, कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया का काम क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया कंट्रोल केमिकल्स को कंट्रोल करेगा। सेंसिटिव है किसके लिए, CO2 के लिए और H+ आयन के लिए। रिसेप्टर इन, इसके जो रिसेप्टर होते हैं कहाँ देखने को मिलते हैं, एओर्टिक आर्क में एंड कैरोटिड आर्टरी में देखने को मिलते हैं। और 4th द रोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रोल क्या है इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। कैसा है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, अस्थमा एंड एम्फाइसीमा। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा जब वीजिंग साउंड निकलती है, जब वीजिंग साउंड निकलता है, जैसे कि किसी एक्सीडेंट की वजह से जो है ब्रोंकियाई खराब हो गई है ना, ब्रोंकियाई की वॉल जो है इन्फेक्टेड हो गई है, खराब हो चुकी है, तो क्या होगा, जो ब्रोंकिया वॉल्स उसकी जो ब्रोंकिया वाल्व है वो खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगी, वीजिंग साउंड सुनाई देगा। तो अस्थमा इज डिफिकल्टी इन द ब्रीथ, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। इसमें क्या होता है, अस्थमा में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा वही है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, और क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग हो रही है तो वो किसको डैमेज करेगी, वो डैमेज कर देगी एल्वेलर वॉल को। एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज रहेगा। तो एम्फाइसीमा क्या था और अस्थमा क्या था। अस्थमा में ब्रोंकियल वॉल डैमेज हो रही है, हाँ, ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, और एम्फाइसीमा में एल्वेलर वॉल डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जा रहा है। ये 2 डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और भी हैं। और एक और डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें क्या आता है, एस्बेस्टोसिस आता है, चालकोसिस आता है, सिलिकोसिस होता है। वही जो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ मतलब धूल मिट्टी वाली जगह काम करते हैं, तो उन्हें ये वाले ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स टॉक विद द नेक्स्ट चैप्टर विच नेम इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लड की। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, सब हमें पता है। उसकी बात करते हैं हम लिम्फ की। तो लिम्फ आपने देखा होगा कि WBC में लिम्फोसाइट देखने को मिलती है। तो लिम्फ किससे मिलकर बनी है, प्लाज्मा प्लस WBC से मिलकर बनी होती है। अब आते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ब्लड। ब्लड 55% प्लाज्मा होता है, जिसमें 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, इनका जिक्र चल रहा है ना। तो ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा इज ए स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, जिसमें 55% ब्लड का 55% हिस्सा होता है ये, जिसमें 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है। और प्रोटीन कौन कौन सा देखने को मिलता है, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन का क्या काम है,
अब बात करते हैं फिब्रिनोजन की। तो फिब्रिनोजन का क्या काम है, ये क्या कराएगा, क्लोटिंग का काम कराएगा। ग्लोबुलिन का क्या काम है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। और एल्ब्यूमिन किसका काम करता है, ये बैलेंसिंग का काम करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है, जो कि आगे लिखा है उसको आप हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द टॉपिक इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इरिथ्रोसाइट्स की। इरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसीज कहते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन आवर ब्लड। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। और ये जो आरबीसीज हैं ये जब ये कहाँ मरती हैं, इनका लाइफ टाइम कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। इनकी डेथ कहाँ होती है, स्प्लिन में होती है। स्प्लिन को इसलिए हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से होती हैं। जिसमें क्या आती है, डब्ल्यूबीसीज में क्या आती है, डब्ल्यूबीसीज में आती है ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज में क्या देखने को मिलती है, ग्रैनुलोसाइट्स देखने को मिलती हैं और अग्रैनुलोसाइट्स देखने को मिलती हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या आता है, न्यूट्रोफिल आता है, इओसिनोफिल आता है, बेसोफिल आता है। न्यूट्रोफिल का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। एग्रैनुलोसाइट में क्या आती है, लिम्फोसाइट्स आती हैं और मोनोसाइट्स आती हैं। मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है किस शेप का होता है, इसका न्यूक्लियस होता है कितनी शेप का, पूछा जाता है कितनी शेप का न्यूक्लियस कहाँ देखने को मिलता है, तो मोनोसाइट्स में देखने को मिलता है। अब इनके डायग्राम्स पे आ जाए, ये इनके डायग्राम्स जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। सबसे पहले है आरबीसी का, आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। देन है प्लेटलेट्स, और ये क्या है, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, बाइलोबल न्यूक्लियस है। और ये किसमें, इसका फंक्शन क्या है, एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन में हेल्पफुल होती हैं। और ये डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% ऑफ डब्ल्यूबीसी बनाती हैं। और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, बेसोफिल की। बेसोफिल का न्यूक्लियस ट्राइलोब्ड होता है। ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। और ये इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करेंगी। इन्फ्लेमेशन वही एलर्जिक रिस्पांस में भी हेल्प करेंगी। देन हम बात करते हैं, अच्छा जो बेसोफिल होता है वो डब्ल्यूबीसी में सबसे कम अमाउंट में भी होती है। ये भी लर्न करना है आपको कि डब्ल्यूबीसी में सबसे कम अमाउंट में जो पाई जाती है वो बेसोफिल ही होती है। देन हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल, जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है न्यूट्रोफिल। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि वो कौन सी जो डब्ल्यूबीसी है उनमें कौन सी 2 सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस का काम करती है, तो फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल करती है जो कि ग्रेनुलोसाइट में आती है, और एग्रेनुलोसाइट में आती है क्या, मोनोसाइट। ये दोनों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही किसका काम करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की। तो मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस आप देख रहे होगे, देखो कैसा है, इस शेप का न्यूक्लियस इसका। और ये शेप कौन सी है, ये है किडनी शेप। तो इसका न्यूक्लियस कैसा है, किडनी शेप का होता है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। और इसका साइज आप देख रहे हो, लार्ज है। अभी तक हमने जितनी भी देखी उनमें इसका साइज क्या है, लार्ज। लिम्फोसाइट की हम बात करते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं तो फिर नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ब्लड ग्रुपिंग से पहले हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स का नेम क्या है, इनका नेम है थ्रोम्बो, इनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में, 1 लाख से 3 लाख के बीच में देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, ब्लड ग्रुपिंग की। किसने दी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन इन द सरफेस पे एंटीजन को देखकर एबीओ ब्लड ग्रुप पहचाना जाएगा। अब इसकी टेबल पे आ जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन होगा ए, पर एंटीबॉडी उसकी अपोजिट होगी, मतलब बी वाले के पास एंटीजन बी होता है, ए बी वाले के पास ए बी होता है, ओ वाले के पास कोई सा भी एंटीजन नहीं देखने को मिलता। और एंटीबॉडी एंटीजन के अपोजिट होती है, यहाँ से आप पता कर लोगे। जिसका ब्लड ग्रुप है उसका डोनर क्या होगा, ए होगा, साथ में ओ तो क्या है, ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, तो सबको दे देगा, तो सबका होगा। और जो ए बी है, ए बी सिर्फ ए बी वाले को देगा, तो उस हिसाब से आप कर लेना ईजी है। ओ को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ए बी वाले को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं, RH पॉजिटिव कौन होता है, नेगेटिव कौन होता है। फादर होते हैं RH पॉजिटिव, मदर होती है RH नेगेटिव, जिसकी वजह से बेबी क्या हो जाता है, RH पॉजिटिव हो जाता है। वही बॉडी क्या करती है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी उसके अगेंस्ट आरबीसी, उसके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाने लगती है, अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस देखने को मिलता है। दिस कैन बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड कैसे करेंगे, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-RH एंटीबॉडीज देके टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होती है, अगर मदर को एंटी-RH दे दी जाएगी तो सेकंड प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की। इट इज क्लोट, मतलब वही ब्लड क्लोटिंग की बात हो रही है। तो इसमें ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, मतलब किसी को इंजरी हो गई है, उसके चोट लग गई है, तो उसकी प्लेटलेट्स क्या करेंगे, रिलीज करेंगे क्लोटिंग फैक्टर्स। उसकी प्लेटलेट्स फिर क्या करेंगे, क्लोटिंग फैक्टर्स को रिलीज करेंगी। और क्लोटिंग फैक्टर का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसमें देखने को मिल रहा है,
किसमें देखने को, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे इसमें होता है विटामिन के। अब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनाएगा, थ्रोम्बोकाइनेस बनाएगा। कैल्शियम के रिप्रेजेंट में क्या बना देगा, थ्रोम्बोकाइन बनाएगा। फिर से कैल्शियम आएगा जो कि करेगा फिब्रिनोजन बनाएगा। अब हमने देखा था कि जो फिब्रिनोजन था वो किसमें देखने को मिल रहा था, फिब्रिनोजन देखने को मिल रहा था हमें प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में किस स्टेज में होता है, फिब्रिनोजन इनएक्टिव स्टेज में होता है। फिब्रिनोजन इनएक्टिव से एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। और उसके लिए पूछा जाता है कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, मतलब जो हमारे पास फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना है, फिब्रिन में कन्वर्ट होना है, तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, तो हम करेंगे थ्रोम्बोकाइनेस का यूज करते हैं। बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या है, लिम्फ है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड मतलब ब्लड से टिश्यू में जो लार्ज एलिमेंट्स है जैसे कि लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, उनको जो टिश्यू में ले जाने का काम करेगा वो है लिम्फ। लिम्फ है और एन इलेबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। ये अपने एक सिस्टम बनाता है वेसल्स का जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। कलेक्ट देयर फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स, वही ड्रेन बैक का भी काम करता है। लिम्फ का अगर हम बात करते हैं, लिम्फ कैसे होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इम्यून रिस्पांस सिस्टम। इम्यून रिस्पांस सिस्टम में हेल्पफुल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, ओपन एंड क्लोज। ओपन देखने को मिलता है आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का में, क्लोज देखने को मिलता है एंड्रेड एंड कॉर्डेट्स में। सो अब हम बात करते हैं डायग्राम की, है ना। अब इस डायग्राम पे आ जाते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के डायग्राम पर, विच इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अब हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट क्या है, मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है इन थोरेसिक कैविटी। और अगर हम इसकी बात करते हैं हार्ट की वॉल, तो 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम इसमें देखने को मिलती है। पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट वॉल होती है इसमें, और ये क्या करती है इसमें, ये पेरिकार्डियम जो है आउटर मोस्ट है, देन मायोकार्डियम होती है, उसके बाद आती है एंडोकार्डियम जो कि इनर मोस्ट होती है, कनेक्टेड होती है विद ब्लड। अब हार्ट फंक्शन कैसे करता है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेना कावा। वेना कावा क्या है, वेना कावा है पल्मोनरी आर्टरी का काम करेगी। ये लेके जाएगी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अपर ऑर्गन से, अगर ये अपर ऑर्गन से जैसे कि ब्रेन से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है तो उसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। और वहीं अगर वो लोअर ऑर्गन जैसे कि लोअर पार्ट से ब्लड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है तो उसको हम बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। तो दोनों वेना कावा से ब्लड कहाँ आ गया, इधर आ गया। मतलब यहाँ पे जो ब्लड है इसमें ब्लड जो जा रहा है वो जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, इसमें क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। और उसके बाद वो कहाँ गया, आर्टरी में आ गया। आर्टरी में आ गया, आर्टरी से कहाँ गया, वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल से होता हुआ वो कहाँ जाएगा, वो लंग्स में आ जाएगा। लंग्स में आ गया, किसके थ्रू आया वो लंग्स में आ गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। वो पल्मोनरी, यह हमारी पल्मोनरी आर्टरी जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में आ गया। अब लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड किया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो ब्लड जो है हमारा आ जाता है पल्मोनरी वेन की तरफ। पल्मोनरी वेन की तरफ आ गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उससे वो कहाँ गया, राइट आर्टरिया की तरफ गया। राइट आर्टरिया से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ वो एओर्टा से निकल गया और ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को मिल जाता है। ऐसे प्रोसेस चलता है, ऐसे प्रोसेस देखने को मिलता है। अब आपको क्या याद करना है, आपको याद करने हैं इनके इस डायग्राम में कौन सी वेल्व का क्या नाम है। जैसे कि इस वाली वेल्व का नाम क्या है, एओर्टा है। एओर्टा कौन सा लेके जा रही थी ब्लड, ये तो ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही थी। ये क्या कर रही थी, ये हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराएगी। उसके बाद ये वाला क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही थी, ये भी हार्ट से कहाँ लेके जा रही थी, पर पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लेके जा रही थी लंग्स की तरफ। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कौन सा था, इसमें था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। उसके बाद कौन सा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का काम क्या था, ये लंग्स से ब्लड लेके जा रही थी कहाँ, ये लंग्स से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड लेकर जा रही है। कौन सा लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। देन क्या है, और ये तो लेफ्ट एट्रियम में तो पता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं बंडल ऑफ हिज आता है, इस लेयर की बात करते हैं, बंडल ऑफ हिज बोलते हैं इसको। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे पुर्किंजे फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेल्व को बंद करने वाली वेल्व कौन सी होती है। एक होती है सेमी लूनार वेल्व, एक होती है वेंट्रिकुलर वेल्व होती है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा राइट आर्टरिया है और जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, इसको बंद करने वाली वेल्व का क्या नाम है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। और इस दूसरी वाली वेल्व का नाम क्या होता है, इसका नाम है बाइकस्पिड वेल्व। इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व। और वहीं जो हमारे एओर्टा से होकर गुजर रही थी उस वेल्व का नाम क्या था, ये वाली वेल्व को हम बोलते हैं सेमिलुनार वेल्व। अगर ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व क्लोज्ड होंगी, वो बंद होंगी, तो आएगी लब की आवाज, लब। और अगर सेमिलुनार वेल्व क्लोज होती है तो डब की आवाज आती है। यहीं से लब डब का साउंड सुनाई देता है। और जो फर्स्ट बीट जो होती है, जो फर्स्ट सर्कुलेशन होता है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसकी ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड की ड्यूरेशन देखने को मिलती है। उसी के कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि द वेल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगी जिससे मिक्सिंग ना हो ब्लड की।
कह रहे फ्रॉम द आर्टरी टू वेंट्रिकल करेंगे एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी या फिर एओर्टा की तरफ। ये हमें पता है कि स्पेशलाइज कार्डियक मसल कॉल्ड द नोडल टिश्यू। जो हमारे हार्ट में स्पेशलाइज कार्डियक मसल होती है उनको क्या बोलते हैं हम, नोडल टिश्यू बोलते हैं। इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट। उसके बाद कहने की जो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम होता है वहां देखने को मिलती है साइनो एट्रियल नोड। हाँ ये ज्यादा पूछा जाता है, साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड ये किसका काम करती है, ये पेस मेकर का काम करती है। और इसका डायग्राम है यहाँ पे एक छोटा सा, तो आप देख रहे हो कहाँ पे, राइट अपर एट्रिया में देखने को मिल रही है ऐसे नोड जो कि पेसमेकर है। उसके बाद आती है एवी नोड आती है जो कि क्या है, पेस सेटर का काम करती है। देन जो इलेक्ट्रिक करंट है कहाँ जाए फ्लो करेगा, देन बंडल ब्रांच में, बंडल ऑफिस में करेगा। देन उसके बाद आ जाएगा वो पुरकिंजे फाइबर में। तो वही जिक्र इसमें किया गया है साइनो एट्रियल नोड को। जो साइनो एट्रियल नोड है वो कहाँ होती है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में होती है। और जो एवी नोड होती है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, दैस फाइबर अलाउ विद राइट एंड लेफ्ट बंडल आर नोन एज बंडल ऑफिस। उसके बाद हाँ ऐसे नोड हो गया, एबी नोड हो गया, देन उसके बाद आता है बंडल ऑफिस, और देन उसके बाद क्या आता है, पुरकिंजे फाइबर आता है। और इन्होंने ड्यूरेशन बता दी कि हार्ट बीट जो होती है वो पर मिनट कितनी होती है, 70 से लेके 75 मिनट की होती है। उसके बाद क्या है, इट इज कॉल्ड द पेस मेकर। उसको ऐसे की जिक्र करने के लिए, अवर हार्ट नॉर्मली बीट करता है 70 से लेके 75 टाइम्स इन ए मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। कार्डियक साइकिल कितने सेकंड्स की होती है, कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकंड की होती है। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है। क्या होता है इसमें, कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। इन पर बीट एक मिनट में 72, एक मिनट की बात अगर करते हैं तो 72 कार्डियक साइकिल हो जाती है। और अगर एक कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो वो होती है 0.8 सेकंड की। बात चल रही है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जो हमारा वेंट्रिकल है, अब वो ब्लड कहाँ से जा रहा है, वेंट्रिकल से जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ और एओर्टा की तरफ, है ना, तभी तो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। तो और सिस्टोल का मतलब होता है ओपनिंग, मतलब वेल्व क्या हो रही है, ओपन हो रही है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओपन द वेंट्रिकुलर, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो ओपन करता है किसको, वेंट्रिकुलर प्रेशर। हाँ प्रेशर लगेगा तभी तो जाएगा वो अपर की तरफ, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें साउंड आएगा लब का। एंड वही अगर सेमिलुनार वेल्व बंद होती है तो हमें साउंड आता है डब का। अब कह रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड होती है। ड्यूरिंग के कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। हाँ ये लर्न करना है कि एक कार्डियक साइकिल में 70 मिलीलीटर ब्लड पंप आउट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो कार्डियक आउटपुट इक्वल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई में हार्ट रेट के। तो वही लिखा है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट गिव्स द कार्डियक आउट। ये फॉर्मूला याद कर लेना। देयरबाय द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकुलर पर मिनट एंड एवरेज 5000 से लेके या फिर 5 लीटर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। तो एक हेल्दी बंदे का जो है कितना ब्लड पंप हो जाता है, 5 लीटर हो जाता है पर मिनट। Love is associated with the closure of tricuspid bicuspid valve. Dove is associated with closure of semilunar valve. अब बात करते हैं ECG की। What is ECG? ECG क्या होता है? ECG is a graphical representation of electric activity of the heart during cardiac cycle. ECG से काफी क्वेश्चन बनते हैं तो उसको आपको अच्छे से कवर करना, और जो ग्राफ इसमें दिया है वो तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ECG का ग्राफ टी में क्या होता है, पी में होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, टी में डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, QRS में डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है, और टी में रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल देखने को मिलता है। पी वेव की बात कर रहे थे हम। द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। और अगर हम बात करते हैं QRS वेव की, तो QRS में क्या होता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल देखने को मिलता है, विच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जो इनिशिएट करता है द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्ट विद क्यू से स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल बोलते हैं। और टी वेव क्या होता है, टी रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेटेड, जिसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। और एंड ऑफ टी वेव एंड ऑफ सिस्टोल माना जाएगा। और क्या बच्चा इसमें, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किसमें देखने को मिलता है, तो डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है ह्यूमंस में, ह्यूमन हार्ट में जो होता है वो डबल सर्कुलेशन करता है। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन किसमें मिलता है, और रेप्टाइल्स में कौन सा सर्कुलेशन देखने को मिलता है, और क्रोकोडाइल से काफी क्वेश्चन आता है, तो वही पढ़ेंगे। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड
इन द एओर्टा इज कैरिड बाय ए नेटवर्क ऑफ आर्टरी। हाँ भाई, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारा, तो उन्होंने वेंट्रिकल ने कहाँ फेंका था, जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल थी उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा में ही डाला था। एओर्टा से वो कहाँ जाता है, ह्यूमन बॉडी की तरफ आता है। क्या है, एट्रोल एंड कैपिलरी टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वेन्यूज, वेन एंड वेना कावा एंड एम्पटाइज इनटू द राइट एट्रियम। और वही जब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है तो वो कहाँ चला जाता है, वेन्स में चला जाता है। वेन्यूज जिसको बोलते हैं, वेन्यूज में, वेन्स में, वेना कावा में, और एम्पटाइज, और वहां से वो कहाँ चला जाता है, राइट एट्रियम में। हाँ, ये सब हमने पढ़ लिया था। A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system। ये सिस्टम जो है, जो ब्लड से जो है लीवर से कहाँ आ रहा है, हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि देखने को मिलता है इन ह्यूमंस। अच्छा, एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी तो पूछे जाते हैं कि जो वेन है, जो हमारी वेन है, उसका ल्यूमन नैरो है या फिर कि बॉर्डर्ड है ना, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो आप देख रहे हो कि इसका ल्यूमन क्या है, लार्ज होता है। वेन का ल्यूमन लार्ज होता है, आर्टरी का ल्यूमन छोटा होता है। और अगर ल्यूमन ना पूछ के डायमीटर भी बोल सकते हैं, तो आप देख रहे हो इसका डायमीटर क्या है, लार्ज है, और इसका डायमीटर क्या है, छोटा है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। कैसे होती है रेगुलेट, ऑटो रेगुलेटेड। भाई ऑटो रेगुलेटेड है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। वाई स्पेशलाइज मसल, जिसका नाम है नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू कहाँ देखने को मिलते हैं, हार्ट में देखने को मिलते हैं। हेंस द हार्ट इज मायोजेनिक, इसलिए हार्ट को मायोजेनिक बोला जाता है। से आपको भी पता है, काफी क्वेश्चन आते हैं। डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है हाई बीपी वाला, जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल होता है 120 होना चाहिए सिस्टोलिक और 80 होना चाहिए डायस्टोलिक, है ना। 120 पर 80 नॉर्मल में होता है। अगर उससे ज्यादा हो गया, मतलब 140 से लेके 90 पे आ गया, 140 पर 90 हो गया, तो हम बोलेंगे कि हाइपरटेंशन हो गई, और या फिर हाई बीपी है, बीपी हाई है, यानी कि हाई बीपी लीड टू हार्ट डिसीज। और हाई ज्यादा बीपी, बार बार बीपी हाई होना जो है हार्ट डिसीज करवाता है। एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, मतलब ज्यादा बार बीपी का हाई होना इज नॉट गुड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सी डिसीज है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको हम कैट भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रिफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं इसको, कैट को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अफेक्ट करती है किसको, वेसल्स को, दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। मतलब ये कैट किसको अफेक्ट कर रही है, वेसल्स को कर रही है। उसके बाद आती है एंजाइना। एंजाइना वही होता है जो ओल्ड लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। एंजाइना पेक्टोरिस भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है। इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, है ना, जब शॉक लग जाता है, जब ज्यादा दर्द दे देता है कोई, तो वो वाला, है ना, मूवीज में आपने देखा होगा, एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिला है। हार्ट फेलियर की बात करते हैं। हार्ट फेलियर मीन्स दैट द स्टेट ऑफ हार्ट, जहाँ पे हार्ट क्या हो गया, फेल हो गया, अपना काम करने से फेल हो गया। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ डिसीज। अगर लंग्स की वजह से लंग्स अपना काम करने से फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलेंगे। और मेन रीजन यही है कि हार्ट जो है अपना काम करने से अगर फेल हो गया। हार्ट फेलियर मीन्स दैट स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट प्रॉपर पंपिंग द ब्लड, वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, ये होता है हमारा हार्ट फेलियर। और अगर बात करते हैं हम कार्डियक अरेस्ट की, तो भाई दिल ने क्या कर लिया है, रेस्ट ले लिया है। रेस्ट ले लिया मतलब व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, उसने बीट करना बंद कर दिया है। हार्ट अटैक में दिल पर अटैक पड़ जाता है व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, अटैक हो गया, डैमेज हो गई हार्ट मसल, तो उसको बोलते हैं हम हार्ट अटैक। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच नेम इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। वो पढ़ेंगे इसमें हम, जिनको अपनी बॉडी से एक्सक्रेट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है यूरिया, देन यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है। वही बोला है, क्या होता है, यूरिक एसिड बीइंग लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ बनते हैं ना, क्वेश्चन वही है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, वो पढ़ना है पहले। तो अमीनोटैलिक कौन से होते हैं, यूरियोटैलिक कौन से होते हैं, और यूरिकोटैलिक कौन से होते हैं। अमीनोटैलिक कौन से होते हैं, जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं, जिसमें आते हैं मैनी बोनी फिशेज और एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट आते हैं। और अगर बात करती हूँ मैं मैराइन फिशेज की, तो वो यूरियोटैलिक होते हैं। पता वो क्या कंफ्यूज कहाँ करते हैं, वो करते हैं मैराइन फिशेज में और बोनी फिशेज में। हम सोचते हैं बोनी फिशेज है, बोन का जिक्र हो रहा है तो यूरियोटैलिक होगा, पर नहीं, इसका ऑपोजिट है। बोनी फिशेज आएंगे अमीनोटैलिक में, और जो मैराइन फिशेज है वो आती है यूरियोटैलिक में। ये आपको याद करना है। और यूरिकोटैलिक में क्या आता है, यूरिक एसिड को रिमूव करेंगे एज ए फॉर्म ऑफ पैलेट। जो यूरिकोटैलिक होते हैं वो किसको सिक्रेट करते हैं, वो यूरिक एसिड निकालेंगे एज ए फॉर्म ऑफ पैलेट। इनमें आते हैं बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स और इंसेक्ट। इनमें क्या आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, लैंड स्नेल आते हैं और इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं थ्रू सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म।
इनवर्टिब्रेट में एक्सक्रीशन होता है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में, वर्टिब्रेट्स में होता है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनी। तो किडनी किस में देखने को मिलती है, वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करती हूँ प्लेटीहेल्मिन्थेस की, वही प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं जिसका एग्जांपल है प्लेनेरिया, तो ये एक्सक्रीशन करते हैं थ्रू प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब फ्लेम सेल्स के थ्रू करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। और एनिलिडा, जो एनिलिडा होते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं, जिसमें क्या आता है, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल क्या है, एम्फीऑक्सस। ये किसके थ्रू करते हैं, इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया होती है, आर प्राइमरी कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम, ये भी प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू ही करते हैं। अब मैं बात करती हूँ नेफ्रिडिया के थ्रू कौन करते हैं एक्सक्रीशन, तो नेफ्रिडिया के थ्रू करते हैं अर्थवर्म और अदर एनिमेट्स। इंसेक्ट किसके थ्रू करते हैं, उनमें पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं किसी इंसेक्ट की, इंसेक्ट में पाई जाती है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, तो इंसेक्ट में एक्सक्रीशन होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। और जो क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, तो ये किसके थ्रू करते हैं, ये करते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, जिनको हम एंटीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं इसके थ्रू। तो ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू करते हैं प्रॉन, इंसेक्ट करते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, और अर्थवर्म और एनिलिड्स नेफ्रिडिया के थ्रू। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि किसकी, एनिलिडा की, सिफेलोकॉर्डेटा की, प्लेटीहेल्मिन्थेस की, किसके थ्रू करते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू करते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया को ही हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब वही स्किन के थ्रू। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब किडनी की बात करते हैं। तो किडनी क्या कहाँ देखने को मिलती है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इन अ वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। और अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव मिरर ऑफ किडनी, जो इसकी अगर टुवर्ड्स की बात करते हैं तो कॉन्केव मिरर का हाइलम देखने को मिलता है, जिसे हम हाइलम कहते हैं। कहाँ देखने को मिलेगा, कॉन्केव सरफेस का होता है, और थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स नर्व्स जहाँ से निकलती है। तो हाइलम कौन सा एरिया है, हाइलम वो एरिया होता है जहाँ से यूरेटर ब्लड वेसल्स और नर्व कॉर्ड निकलती है। और यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स लिख सकते हैं, तो आप याद रखना कि कॉन्केव सरफेस का होता है। इनर टू द हाइलम ए ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस, हाइलम के अंदर देखने को मिलता है रीनल पेल्विस। कैसा होता है, ब्रॉड फनल शेप होता है विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स, जहाँ से प्रोजेक्शंस निकलते हैं, इसके प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। तो जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पेल्विक रीजन कैसा था, ये काफी ब्रॉड था, आपको दिख ही रहा है, चौड़ा है। और ये जो पेल्विक रीजन है, इसके अंदर क्या होगा, हाइलम होगा। हाइलम से क्या निकलेंगी, हाइलम से क्या निकलती है, हाइलम से निकलती है यूरेटर ब्लड वेसल्स और नर्व एंटर करता है। और आपको दिख रहा है ये शेप, ये क्या है, कॉनकेव स्ट्रक्चर है, ठीक है। किडनी की बात करते हैं हम, तो हो सकता है आपसे ये आप इसके लर्न कर लेना किस जगह क्या है। ये क्या है हमारा, ये है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा मतलब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। ये क्या है, ये है हमारा अगर ये इंफीरियर वेना कावा है, तो ये क्या है हमारे पास, ये है रीनल आर्टरी, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। पेल्विक हमने जिक्र कर लिया था, ब्रॉड स्ट्रक्चर है, हाइलम से निकलता है। ये क्या है, मेडुला, मेडुला अंदर की तरफ होता है। कॉर्टेक्स का होता है, कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होता है, कॉर्टेक्स बाहर होता है, मेडुला अंदर की तरफ होता है। और ये फिंगर, और इसमें जो ये टिनी प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं, है ना। और क्या पूछते हैं ये, हाँ, ये जो ट्यूब्स जहाँ से यूरिया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं यूरेटर। और जहाँ पे स्टोर होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूरिया स्टोर होता है और देन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, इसी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया है, किसका, किडनी का, है ना। पहले हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनी को कट करके दिखा रहे हैं कैसे दिखती है। तो वही आउटर रीजन क्या था, कॉर्टेक्स, इनर वाला रीजन क्या होता है, मेडुला होता है। और इस पे जो ये बहुत सारे हमें एक्सक्रीशन जिसके थ्रू होता है, पार्टिकल्स देखने को मिल रहा है, इनको नेफ्रॉन बोलते हैं। इसी का हम डीप रिवीजन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और ये क्या है, ये कैलिक्स है। और ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विक कहाँ से निकल रही है, ये हाइलम से होती हुई जा रही है। और हाइलम का ही इनर रीजन जो होता है, जो ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल रहे थे हम, पेल्विक रीजन बोल रहे थे, कैलिक्स बोल रहे थे ना, हम इसको कैलिक्स बोल रहे थे। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो किडनी द रीनल ट्यूब्यूल्स, अब रीनल ट्यूब्यूल्स यही है, ये जो जिसको हम बोल रहे हैं नेफ्रॉन्स, जो रीनल ट्यूब्यूल्स है। द रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिन विद अ डबल वॉल कप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल। तो ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, एक तो बोमन कैप्सूल से, विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड द मालपीजियन ट्यूब्यूल या फिर मालपीजियन बॉडी। मतलब ग्लोमेरुलस और जो बोमन कैप्सूल होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल बनाता है, मालपीजियन बॉडी बनाता है। ये लिखा भी है मालपीजियन बॉडी। मालपीजियन बॉडी किससे मिलकर बनी है, बोमन कैप्सूल से मिलकर बनी है। और किससे मिलकर बनी है, और ये मिलकर बनी है ग्लोमेरुलस से।
इसी का जिक्र कर रहा है। और रीनल ट्यूब्यूल सिर्फ यही तो नहीं होता है, रीनल ट्यूब्यूल का अगर नीचे का हिस्सा देखते हैं तो वो होती है रीनल वेसल्स, है ना। रीनल ट्यूब्यूल का नीचे का स्ट्रक्चर हो गया। द ट्यूब्यूल कंटेन फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कॉल्ड नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका डायग्राम भी है अच्छे से समझाने के लिए। तो इन्होंने कैसे समझाया है, ब्लड वेसल को कैसे समझाया, नेफ्रॉन की ब्लड वेसल को कैसे समझा रही है। इन्होंने बोला सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है मालपीजन बॉडी। सबसे पहले आती है मालपीजन बॉडी, जो कि किससे मिलकर बनी है, ग्लोमेरुलस से मिलकर बनी है और वुमन कैप्सूल से मिलकर बनी है। उसके बाद क्या आती है, पीसीटी आती है। पीसीटी के बाद आती है हमारी लूप ऑफ हेनले, हेनलेस लूप। हेनलेस लूप के बाद आती है हमारी डीसीटी, और डीसीटी के बाद आती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आती है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन को डिटेल में समझेंगे। तो नेफ्रॉन कितने पार्ट से मिलकर बना है भाई, 2 पार्ट से मिलकर बना है। पहला क्या है, वो है मालपीजियन बॉडी, और दूसरा क्या है, वो है हेनलेस लूप। ठीक है, 2 पार्ट से मिलकर बना है। मालपीजियन बॉडी किससे मिलकर बनी है, ग्लोमेरुलस से मिलकर बनी है, और किससे बनी है, वो वुमेन्स कैप्सूल से मिलकर बनी है। सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन अगर पूछा जाए कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन यही देखने को मिलता है, मालपीजियन बॉडी में, यानी ग्लोमेरुलस में सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ से ये क्या है, ये वाली है एफरेंट आर्टेरियोल, और ये क्या है, इफ्लुएंट आर्टेरियोल। एफरेंट से क्या होगा, यूरिन आएगा, इससे यूरिन जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसे ग्लोमेरुलस से। क्या पूछा जाता है, ग्लोमेरुलस से पूछा जाता है कि ग्लोमेरुलस की ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है, ये किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है एंडोथीलियम का। और वही जो हमारे पास है वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल जो है, जो कि डबल बॉल है, ये किसका बना होता है, ये बना होता है एपिथेलियम का, एपिथेलियल सेल का बना होता है। और इसकी सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट्स। इसकी सेल्स में क्या, इसकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो किसकी बनी होती है, पोडोसाइट्स की बनी होती है। और पोडोसाइट्स का क्या काम है, पोडोसाइट्स क्या करती हैं, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पोडोसाइट ही फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, क्योंकि इनके पास होती है, इनके पास स्लिट पोर्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम स्लिट पोर्स कहते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प कराती हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ पीसीटी की। पीसीटी क्या है, ये भी रीअब्जॉर्प्शन कराती है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में देखने को मिलता है। पीसीटी के बाद आते हैं हम डिसेंडिंग, उसके बाद हम आते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होता। देखो ट्रिक क्या है, डिसेंडिंग नीचे जाओगे तो पानी गिरेगा, तो साफ सी बात है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होगा। और असेंडिंग में क्या होगा, असेंडिंग में देखो पानी ऊपर ऐसे नहीं चढ़ सकता ना ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो कह दो कि इसमें वाटर का नहीं है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन है। ऐसे ट्रिक बना लो और आपकी विषय जैसे आपको बनानी है। उसके बाद आती है डीसीटी। डीसीटी वही सोडियम आयन का और पानी का रीअब्जॉर्प्शन कराती है। और अगर मैं बात करती हूँ सबसे ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो देखने को मिलता है कलेक्टिंग डक्ट में। सबसे ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है कलेक्टिंग डक्ट में। आगे बढ़ते हैं, तो फिर चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की, है ना। एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का, जिसको हम रीनल कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, है ना। इसी को हम रीनल कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, किसी वुमन कैप्सूल से बना होता है, और ये बना होता है ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलर एंडोथीशियम का बना होता है, और वुमन कैप्सूल एपिथेलियल सेल का बना होता है, जिसमें होती है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स के पास माइन्यूट स्पेस होता है, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्लिट पोर्स बोलते हैं। ये वाली चीज़ इसमें लिखी है, इजी। और अब थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को पढ़ लें। डिटेल स्ट्रक्चर, हेयर शेप स्ट्रक्चर होता है, हेनलेस लूप पता है सबके बारे में। कह रहे हैं द असेंडिंग, असेंडिंग बोल रहे, डिसेंडिंग, असेंडिंग भी बोल रहे हैं। द असेंडिंग लिम्ब कंटेन एंड अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल कॉल्ड डीसीटी। जो असेंडिंग होती है उस पर डीसीटी पाई जाती है। हाँ जी, ठीक है, ये भी पता है। और क्या बोल रहे हैं, द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू ए स्लिट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में आके खुलती है, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी। ये सब वही नॉर्मल बातें लिखी हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं। तो क्या क्या देखने को मिला था नेफ्रॉन में, मालपीजियन कॉर्पसल जो सबसे ऊपर था, जिसमें मैक्सिमम फिल्ट्रेशन हो रहा था। देन पीसीटी जो सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करा रही थी। देन डीसीटी एंड डीसीटी क्या किया था, कलेक्टिंग डक्ट। ये मिलके बना रहे थे, क्या बना रहे थे, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन। अच्छा, ये जो तीनों हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, पीसीटी और डीसीटी, मतलब ऊपर वाली चीजें जो है वो कॉर्टिकल में होती है, और जो नीचे वाला, नीचे क्या होता है, नीचे होता है हेनलेस लूप, वो मेडुलरी रीजन होता है। ये भी हमें पता है।
तो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, नेफ्रॉन की बात अगर हम करते हैं तो नेफ्रॉन पाए जाते हैं दो टाइप के, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ह्यूमन बॉडी में तो दोनों होते हैं, ह्यूमन बॉडी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी होते हैं और ह्यूमन बॉडी में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी देखने को मिलते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो उनकी लेंथ लंबी होती है, वो लंबे होते हैं, कॉर्टिकल वाले शॉर्ट्स होते हैं। देखा भी है, द लूप ऑफ हैंड इज टू शॉर्ट, इनका लूप ऑफ हैंड छोटा होगा, इनका लंबा होगा। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कॉर्टिकल होते हैं, कुछ अमाउंट में कुछ कुछ जगहों पे जक्स्टा मेडुलरी भी देखने को मिलते हैं। कह रहे हैं कि जो इफ्रिएंट आर्टरी होती है ना, जो ले जाने का काम कर रही थी, इमर्ज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क, यही एक नेटवर्क बनाएगी अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द पीसीटी, जिसे हम बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलेंगे। ए माइन्यूट वेसिकल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हैंडलेस लूप फॉर्मिंग यू शेप वासा रेक्टा, और यही क्या बनाएगी, वासा रेक्टा बनाएगी। वासा रेक्टा का रीजन पता है क्या करती है, बैलेंसिंग ऑफ आयन को बैलेंस करने का काम करती है। हम बात करते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन के फॉर्मेशन में सबसे मेन रोल क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो कि कहाँ देखने को मिल रहा है, जो देखने को मिलता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में देखने को मिलता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी। ऑन एन एवरेज कितना ब्लड फिल्टर करती है किडनी पर मंथ, 1100 से लेकर 1200, विच कंस्टिट्यूट हाईली 1/5 ऑफ ब्लड pumped out by each ventricle of the heart। ये चीज हमें पता है पंडित। द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर, हाँ एंडोथेलियम होती है ब्लड वेसल एंड एपिथेलियल ऑफ वुमन कैप्सूल, वुमन कैप्सूल में एपिथेलियल होती है एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम टू लेयर्स, इनके दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। एपिथेलियल सेल ऑफ वुमन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट, इसकी जो एपिथेलियल सेल होती है वुमन कैप्सूल की, उसको पोडोसाइट कहते हैं। आर अरेंज्ड इन इंटेंसिवली मैनर सो दैट लीव सम माइन्यूट स्पेस, और उसके उस माइन्यूट स्पेस को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स। कहाँ ये पोडोसाइट सेल्स में देखने को मिलते हैं। और पोडोसाइट सेल्स का होती है वुमन कैप्सूल में होती है, यानी कि ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस membranes that almost all the constituent of plasma except the protein pass through the lumen of the woman capsule, है ना, प्रोटीन को छोड़ के प्लाज्मा जाता है। there is considered as a process of ultra filtration, है ना, प्रोटीन थोड़ा सा फिल्टर होगा, प्रोटीन को थोड़ा सा करना तो बॉडी को चाहिए ना। अब आते हैं नेक्स्ट, GFR क्या होता है ना, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि द अमाउंट ऑफ फिल्टर फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब जो हमारा ग्लोमेरुलस था उसने फिल्टर कर दिया, अब इसका जो अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड होगा पर मिनट, उसी रेट को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अगर ये क्या होता है, अगर ये रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसी वजह से क्या होता है, ये कम हो जाता है। अब रेट कम हो रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ADH सीक्रेट होगा। तो उसी चीज़ को सिखाएंगे ये क्या होता है, रीजन क्या होता है। कह रहे हैं इफ GFR कम, अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया, कम हो गया, है ना, मतलब रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो जेजी सेल सिक्रेट एक्टिव होंगी जो कि सिक्रेट करेंगे रेनिन को। जेजी सेल ने सिक्रेट किया किसको, रेनिन को। अब ये रेनिन काम करेगा एंजियोटेंसिन 1 पे, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा। एंजियोटेंसिन 2 किसका काम करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, और ये GFR को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, मतलब बैक टू नॉर्मल ला देगा, नॉर्मल जो कि होना चाहिए। अब दूसरा रीजन भी हो सकता है, यही एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये कॉर्टेक्स रीजन में एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करता है, ADH जिसे कहते हैं। ये क्या करेगा, वेसोप्रेसिन का काम करेगा, वही करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का ही काम करेगा वेसोप्रेसिन का। ये क्या करेगा, ADH का काम क्या है वो पूछा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ADH का वो क्या है, ये रीअब्जॉर्ब कराएगा सोडियम आयंस को और पानी को फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए वो PCT लिख दे, PCT नहीं है, क्योंकि डोर्सल ट्यूब्यूल्स में ही रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और डोर्सल एरियाज में आती है DCT और कलेक्टिंग डक्ट। और ये भी क्या करेगा, BP को हाई करा देगा और GFR को भी हाई करा देगा, मतलब बैक टू नॉर्मल करा देगा, यही काम है। अब तीसरा पूछा जाता है, एक तो देखो ये हो गया उसका एंजियोटेंसिन 2 का हो गया वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, एक हो गया वेसोप्रेसिन। अब दूसरा पूछा जाता है आर्ट्रिया, मतलब दिल, है ना। अगर कह रहे हैं कि इफ BP हाई इन आर्ट्रिया, अगर आर्ट्रिया में BP हाई हो गया है तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट रिलीज करेगा ANF को। अब ANF का क्या काम करेगा, ANF काम करेगा वेसोडाइलेशन का, ANF सीक्रेट हुआ जो कि वेसोडाइलेशन का काम करेगा, मतलब उसका ऑपोजिट काम कर रहा है, ऊपर वाले का ऑपोजिट काम कर रहा है। अच्छा BP हाई हुआ है, BP हाई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, GFR भी क्या हो गया, हाई हो गया, और GFR हाई हो गया, BP हाई हो गया, तो उसका उल्टा काम कर रहा है, जिससे मतलब जो कंसंट्रेटेड यूरिन था उसमें क्या करेगा, उसमें पानी डलवाएगा, है ना,
उसको क्या करेगा, वेजो डायलेशन करेगा, मतलब क्या हो, पानी हो जाए, पानी का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो बीपी क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, वेजो बीपी कम हो जाएगा, वैसे नॉर्मल आ जाएगा। एएनएफ का, क्योंकि जो है एएनएफ क्या कर रहा है, उसको चेक ऑन का ही तो काम कर रहा है, उसमें कोई गड़बड़ हो रही है उसको सही कर रहा है, तो एएनएफ को इसलिए बोलते हैं चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में चेक ऑन का काम भी करता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एडीएच से, एंजियोटेंसिन 2 से और उसका अपोजिट एएनएफ से, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इनको आप एक दो बार रिवाइज कर लेना जिससे आप भूलोगे। वैसे तो हमने फंक्शंस पढ़नी है पर फिर भी रिवाइज करते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें हमने ना पढ़ी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीटी की। पीसीटी क्या करेगी, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की बनी होती है, याद कर लेना, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की बनी होती है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करेगी, ब्रश बॉर्डर की क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा दे। 70 से 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट, मतलब पीसीटी सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करती है, ठीक है। कह रहे हैं सिलेक्टिवली सिक्रेशन ऑफ, थोड़ा बहुत वो हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, इन सब चीज़ों का भी सिक्रेशन कर देती है, पर मोस्ट ऑफ द सिक्रेशन अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करते हैं किसकी, हैनलेस लूप की। तो हैनलेस लूप क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। इसकी जो असेंडिंग लिम्ब होती है, असेंडिंग कौन सी, वही ऊपर जाती हुई, तो वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है। दिस रीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। इसका जो डिसेंडिंग एरिया, मोस्ट ऑफ द चांस है कि क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, डिसेंडिंग एरिया क्या करता है, ये परमेबल होता है पानी के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होता। और जो असेंडिंग एरिया होता है वो परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, पानी के लिए नहीं होता। इसको लर्न कर लेना। अब बात करते हैं किसकी, डीसीटी की। डीसीटी किसका करती है, वही सोडियम का और वाटर का रिअब्जॉर्प्शन कराती है। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल टू रिअब्सॉर्ब HCO3 एंड सिलेक्टिवली सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। मेन क्या है, सोडियम वाटर, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हाइड्रोजन HCO3 को भी सिक्रेट करा सकती है। इसका भी क्या कर सकती है, ये रिअब्जॉर्प्शन में यूज कर सकते हैं, पर इट्स नॉट मैंडेटरी। ये सब हमने डायग्राम पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट हमें पता है किसका करवाती है रिअब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा पानी का रिअब्जॉर्प्शन कराती है। करेंगे दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये लिखा भी है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रिअब्सॉर्ब, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रिअब्सॉर्ब कराएगी फ्रॉम द रीजन ऑफ दिस प्रोड्यूस बाय कंसंट्रेटेड यूरिन। सो फिनिश, मेन चीज़ हमने निपटा दी है। अब वही है, ये उसी का जिक्र कर रही हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा अब वैसा रेक्टा के साथ देखना है कि वो बैलेंसिंग का देखना है ना। तो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, ये होता है 300 से लेके, मेडुला में है ना, मेडुला में 300 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 1200 तक जा रहा है। और कॉर्टेक्स में तो होता ही है 300, तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम 300 इन कॉर्टेक्स एंड 1200 इन द इनर मेडुला। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया की वजह से होता है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ हैनलेस लूप एंड वासेलेक्टा। किसका अरेंजमेंट है, जिसमें हैनलेस लूप और वासेलेक्टा है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, मतलब सारे आयंस को बैलेंस करके रखना है ना, कोई किसी को रीअब्सॉर्ब करना, किसी को सिक्रेट करना, ये वाला। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बना रहे हैं। इसमें पता क्या होता है, कुछ नहीं, ऑपोजिट काम होगा। जैसे कि ये हमारा नेफ्रॉन है, ये हमारा नेफ्रॉन है, और ये क्या हमारी वासेलेक्टा है, ठीक है। ये हमारा नेफ्रॉन है, ये वासेलेक्टा। हमने देखा कि नेफ्रॉन का जो हमारा असेंडिंग वाला एरिया है ना, असेंडिंग वाला क्या रहा है, NaCl को क्या कर रहा है, ये NaCl को सिक्रेट कर रहा है ना। तो ये वाली क्या करेगी, ये वाला इसका ऑपोजिट काम करेगा, ये क्या करेगा, ये रीअब्सॉर्ब करेगा, ऑपोजिट काम करते हैं एक दूसरे। अगर ये पानी निकाल रहा है, अगर ये पानी को निकाल रहा है तो ये ऐड करेगा, इसका काम करेगा। तो ऑपोजिट वर्क दोनों में देखने को मिलता है, जिससे क्या हो, अच्छा क्यों करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस। तो वही चीज़ लिखी है, वही चीज लिख भी दे के ना, प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प एन easy passage of water from the collecting duct, thereby concentrating the filtrate urine. Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filter. ये याद होना चाहिए कि किडनी जो है हमारी 4 times concentrated से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है यूरिन, ये पता होना चाहिए। हो सकता है आपको एजर्शन रीजन में दे दें। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, उसको कौन कौन रेगुलेट करता है, तो हमने देखा था ADH रेगुलेट करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। और ANF भी रेगुलेट करता है। ANF क्या होता है, ANF उसका ऑपोजिट काम करता है। तो वही चीज़ दे रखी है, रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन काम करता है एंजियोटेंसिन पे, तो रेनिन एंजियोटेंसिन पे काम करता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड ये सब वही नॉर्मल चीज़ें जो हमने समझा दी थी वही दे रखी है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। और मिक्चुरेशन क्या होता है, यूरिन का बॉडी से बाहर निकल जाना, मिक्चुरेशन कहलाता है। और क्या बच्चा, अब यहाँ पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज 1 से लेके 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिन इज एक्सक्रेटेड आउट पर डे।
ये सब ये ना असर्शन रीजन में पूछेंगे ये वाली चीज़ें। हाँ, अब वो पूछ रहा है कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। इसकी एक ट्रिक याद कर लो, मेलाइटस मतलब मिल रहा है ना, मेलाइटस मतलब मिक्सिंग। तो ब्लड में मिक्सिंग हो रही है किसकी, ग्लूकोज की। और अगर कीटोन बॉडी, अगर ब्लड में ग्लूकोज या कीटोन बॉडी की मिक्सिंग हो रही है तो उसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। रोल ऑफ अदर ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, जैसे कि स्किन होती है, सुबिशियस ग्लैंड्स होती हैं, ये एलिमिनेट थ्रू सब्सटेंस लाइक स्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स ये सब सिक्रेट करती है, सब आपको पता है। डिसऑर्डर की बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम से होने वाले डिसऑर्डर, तो वो है यूरीमिया। यूरीमिया क्या है, ब्लड में यूरिया कहा जाना है ना, यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड यूरीमिया। इसके लिए क्या होता है, हीमोडायलिसिस कराई जाती है। ब्लड स्टेन फ्रॉम द कन्वीनेंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू ए डायलाइसिंग अंटिल आफ्टर एडिंग द एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपेरिन। ठीक है, और क्या है इसमें, और वो ये शायद किडनी फेलियर वाला है, किडनी फेलियर जिसमें किडनी फेलियर आती है, किडनी ट्रांसप्लांट इसके लिए किया जाता है, इज द अल्टीमेट मेथड। और रीनल कैलकुला है, वो ये किडनी में पत्थर कहा जाना, स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट। और ये क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। फिनिश, आज के लिए इतना ही। 3 चैप्टर्स हमने आज की वीडियो में कवर कर दिए हैं। सो आज की वीडियो में 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई थिंक 3 चैप्टर ही बचे हैं, उनको हम डे 2 में कवर कर लेंगे।